पालघर में संतों की हत्या पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। 16 अप्रैल को जब साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हुई तब से ही देश में गुस्सा है और न्यूज नेशन इस हत्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 300 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, अभी भी संतों की हत्या के भले से 110, 111 और उसके बाद 5, 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 300 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले में सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। न्यूज नेशन लगातार इस खबर की पड़ताल कर रहा है। 16 अप्रैल की खूनी रात को आखिरकार क्या हुआ? अफवाह के बाद संतों की हत्या की गई या फिर सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया? क्योंकि जिस तरह से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाया है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पालघर में साधुओं की हत्या कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या पालघर में हुई हत्या का कनेक्शन अर्बन नक्सलवाद से तो नहीं है? कहीं गौतम नवलखा के सरेंडर और साधुओं की हत्या में कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्योंकि भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा ने 14 अप्रैल को सरेंडर किया और 16 अप्रैल को साधुओं की हत्या हुई। तो क्या दोनों घटनाओं में कुछ कनेक्शन तो नहीं है? ये वो सुलगते सवाल है जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। साधुओं की हत्या क्या साजिश है? साधुओं की हत्या में कहीं अर्बन नक्सलवाद तो नहीं? जितेंद्रानंद सरस्वती की बातों में कितना दम है? आखिर कौन है पीटर डिमेलो और प्रदीप प्रभु? 16 अप्रैल को साधुओं के पालघर के गढ़ चिंचले गांव में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। न्यूज नेशन इस खबर की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर जाकर साधुओं की हत्या का सच उजागर करने की कोशिश कर रहा है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल साधुओं की हत्या से 2 दिन पहले 14 अप्रैल को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा ने आईएनए के सामने सरेंडर किया। नवलखा के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने अलगाववादी संगठनों के संपर्क में होने का आरोप लगाया है। इन्हीं संगठनों के जरिए माओवादियों को हथियार सप्लाई करवाए गए थे। और आपको बता दें कि गौतम नवलखा समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी है। और अब आपको गौतम नवलखा का अप्रैल 2018 का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो सशस्त्र विद्रोह को जायज ठहरा रहा है और लोगों को उकसा रहा है। And yet we believe that the Maoists should give up armed resistance and fight elections? Ridiculous. Ridiculous. The only way in which they can do it is if they learn the lesson from the Nepali Maoists of first establishing their strength, the military and political strength, use it as a bargaining position. Only then do they stand a chance. सवाल ये उठता है कि क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है? 2 दिन पहले गौतम नवलखा का सरेंडर और फिर पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या। तो क्या वाकई में पालघर में साधुओं की हत्या में अर्बन नक्सलवाद है? क्योंकि इससे पहले भी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वामपंथियों पर बड़ा आरोप लगाया था और साधुओं की हत्या में धर्म परिवर्तन को बड़ी वजह बताया था। जितेंद्रानंद सरस्वती के मुताबिक वामपंथियों और क्रिश्चियन मिशनरीज की मिलीभगत से ही संतों की हत्या की गई। और अब पीटर डिमेलो नाम का शख्स संतों की हत्या में गिरफ्तार होने की मदद कर रहा है। हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वामपंथी एवं क्रिश्चियन मिशनरियों की मिली भगत से पूज्य संतों की हत्या हुई है। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन है पीटर डिमेलो और प्रदीप प्रभु, और क्या वाकई में संतों की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों की मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमने खुद पीटर डिमेलो से ही जानना चाहा, लेकिन उन्होंने जितेंद्रानंद सरस्वती के दावों से इनकार कर दिया। ये साफ गलत है। ये सभी जो आप कह रहे हो, सर हम नहीं करे, संत ने आरोप लगाया है। जो संत ने आरोप किया है वो संत रखे। अच्छा, मैं कहता हूँ साफ झूठ है। ना मैं किसी का जामीन करवा रहा हूँ, हाँ, ना मैं संतों का अपमान कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। अब सवाल ये था कि पीटर डिमेलो कौन है और ये क्या काम करते हैं। दरअसल पीटर डिमेलो अब प्रदीप प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। ये आदिवासियों के लिए काश्तकारी संगठन चलाते हैं। ये संगठन पालघर के इलाके में काम करता है।
जिसका यहाँ के आदिवासियों पर खासा प्रभाव है। प्रदीप प्रभु यूपीए सरकार में वन अधिकार कानून और मनरेगा को लेकर बनी कमेटियों के हिस्सा थे। प्रदीप प्रभु जिन मिशनरीज से जुड़े थे उनके ऊपर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। धर्म परिवर्तन और घर वापसी को लेकर पालघर के इलाके पहले भी हिंसा झेल चुके हैं। प्रदीप प्रभु की पत्नी का नाम शिराज बलसारा है। ये इस काश्तकारी संगठन के साथ ही काम करती है। दरअसल ये बातें ऐसे ही नहीं उठ रही हैं। प्रदीप प्रभु की पत्नी शिराज बलसारा का नाम भीमा कोरेगांव में आरोपियों की गिरफ्तारी की निंदा करने और उन्हें मदद करने के अभियान में सामने आया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इसका उल्लंघन हुआ है। जिस तरीके से ये पूरा इस देश में घट रहा है वो गलत है, यही माना है। और उसमें सैकड़ों लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं, उसमें मैंने भी ज़रूर सिग्नेचर किए। तो क्या वाकई पालघर में साधुओं की हत्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या वाकई पालघर में पाए जाते हैं अर्बन नक्सली? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पालघर में पुलिस ने सरेंडर किया और जिस तरह से एक के बाद एक राज खुल रहे हैं, वो साधुओं की हत्या में एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या है अर्बन नक्सल? क्यों एनआईए अर्बन नक्सल्स की जांच कर रहा है? क्यों एक धड़ा गौतम नवलखा को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें फादर पीटर डिमेलो की पत्नी शिराज बलसारा का नाम आ रहा है? क्या इन दोनों के बीच कोई इंटरलिंक है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से छोटे छोटे गांव से निकलकर 500 लोग कुल्हाड़ी, दराती, हंसिए और साथ ही साथ लठ और पेड़ काट काट कर वहां पर उन्होंने साधुओं की हत्या की है, और ये किसी बिना सुनियोजित ढंग से किए बिना ये हो नहीं पाता, क्योंकि लॉकडाउन में दूर दूर के गांव से इतना लोग आ जाना कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं, मेरे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ विवेक विराट हैं, धर्माचार्य हैं, मेरे साथ नंदनी दत्ता जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की मिरांडा हाउस में। इन्होंने भी गौतम नवलखा के समर्थन में जो पिटीशन लिखी गई है उसमें सिग्नेचर किए हैं। मेरे साथ सनी धीमान हैं, लीडर हैं, जेएनएसयू के रह चुके हैं, और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि सीपीआई के लीडर हैं। सबसे पहले चलूंगा अवधेश जी। अवधेश जी, सबसे पहले आपने यही कहा था कि इसका अर्बन नक्सल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन यहां पर अब बात आ रही है 14 तारीख को गौतम नवलखा अरेस्ट होते हैं। काश्तकारी संगठन वहां के आदिवासियों में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। काश्तकारी संगठन के प्रमुख की पत्नी से सीधा सीधा कनेक्शन है गौतम नवलखा का। वहां पर धर्म परिवर्तन एक अभियान के तहत हो रहा था। ये सारे सवाल खड़े होते हैं या नहीं? क्या इनको नजरअंदाज कर दिया जाए या इनकी भी डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? दीपक जी, जिस 14 तारीख को आप बात कर रहे हैं, उस 14 तारीख को उसी क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर बड़ा हमला हुआ था और डॉक्टर ने आके बयान दिया था। वो पुलिस को भी इसकी सूचना थी। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग किसी तरह से वहां जान बचा करके निकले हैं। तो साधुओं पर जो हत्या हुई वो 2 दिन बाद हुई है, उसके पहले हत्या हो चुकी है। देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित करेंगे तो इतना जो एक भयावह और बड़ा खतरनाक और एक जहरीला पूरा वातावरण है उसको हम छोटा कर देंगे। मोडस ऑपरेंडी हमको समझना पड़ेगा कि काम करने का किसका क्या तरीका होता है। इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र आपका है, वन, जल, जंगल, जमीन के अधिकार को एक विकृत तरीके से पेश करना, आदिवासी कानून को, वनाधिकार कानून को पेश करना, यह आपका क्षेत्र है। इस क्षेत्र से किसी को गुजरना नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी यहाँ आने नहीं चाहिए। अगर यहाँ कोई विकास का काम होता है तो ये तो तुम्हारे ऊपर हमला है। और उसके कारण देश के दूसरे जगहों में पत्थलगड़ी मूवमेंट शुरू हुआ और उस क्षेत्र में भी ये चीजें चली हैं। तो ये जो लोग इकट्ठे हैं वो बता रहा है कि ये मोडस ऑपरेंडी उन्हीं लोगों की है जिसको मैं नव माओवादी कहता हूं, नियो माओइज्म कहता हूं। क्योंकि अर्बन माओइस्ट और अर्बन नक्सल जो है वो 2 साल पहले तक तो ठीक लगता था, क्योंकि वो शहरों तक सीमित थे, उनके चेहरे थे। लेकिन 2 साल में ये इतना व्यापक हुआ है कि अब ये केवल अर्बन तक सीमित नहीं है। मैं जो तीसरी बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस समय आवाज लगाते हैं कि शायद अर्बन नक्सल शब्द इस समय आया है। 2004 में आंध्र प्रदेश से सितंबर में एक माओवादियों का एक पेपर पकड़ में आया था। उस समय शिवराज पाटिल कांग्रेस के गृह मंत्री थे। उस पेपर का नाम था अर्बन पर्सपेक्टिव। आपको बता रहा हूं, अर्बन पर्सपेक्टिव।
और उसमें पूरा डिटेल था कि हमको कैसे शहरी क्षेत्र में काम करना है। उसमें यह भी था कि विश्वविद्यालय के छात्रों, अल्पसंख्यकों, दलितों, इन सब को मिला करके और हमको मूवमेंट को शहर से लेके गांव तक ले जाना है। केवल हिंसा से ही काम नहीं चलेगा, दूसरे तरीके अपनाने हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो 2004 से लेके वो आंदोलन उसी रूप में बढ़ता रहा है। इसलिए पालघर की जो हिंसा है, ये पहले से वहां के आदिवासियों को, वहां के लोगों को एक हिंसा के लिए उत्प्रेरित करके अपने बारे में गलत अवधेश जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। विवेक जी ऑडियो प्लीज। क्षेत्र को बाकी क्षेत्र से काटने की साजिश के तहत, और खासकर जो भड़काया गया है कि इस समय सबसे बड़ा खतरा वो फासिज्म है, और उस फासिज्म का जो रूप है वो केसरिया है। तो इस कारण वहां उनकी हत्या हुई है। इसीलिए मैं बंद करूंगा, ये 2 लाइन और कहना चाह रहा हूं। मैं 2 मांगे कर सकता हूं। एक तो भीमा कोरेगांव की जो जांच है उसको विस्तारित किया जाए कि समूचे महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भी एनजीओ, जो धर्म संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं, जो सांस्कृतिक संस्थाएं, जो थिएटर के रूप में काम करने वाली संस्थाएं जो संदेह में है, उन सबको उस जांच के दायरे में लाया जाए। क्योंकि ये जांच तो उद्धव सरकार केंद्र को सौंपने नहीं जा रही और सीआईडी इसकी जांच नहीं कर सकती है। दूसरी मेरी मांग यह है कि गृह मंत्रालय इस मामले पर खुल के एक डिटेल रिपोर्ट वहां की सरकार से मांग सकती है, और उसके आधार पर गृह मंत्रालय जो संविधान का 352 और भी दूसरे अनुच्छेद हैं उसके तहत कुछ जांच के लिए दबाव डाल सकती है। ये 2 तरीके इसमें हो सकते हैं। नंदिनी दत्ता जी के पास चलूंगा। नंदिनी दत्ता जी, आपने गौतम नवलखा के समर्थन में एक पिटीशन पर साइन किए हैं। आप खुद प्रोफेसर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति पर एनआईए ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो प्रधानमंत्री के हत्या का षड्यंत्र रच रहा था, उसका समर्थन क्या आपको उचित लगता है? देखिए, समर्थन जो आप कह रहे हैं वो समर्थन का यही बात है कि समर्थन उनके खिलाफ बहुत सारे प्रमाण तथ्य है। नंदिनी जी, आपके माइक में इशू आ रहा है। मैं इसी सवाल को लेकर विवेक के पास जाता हूं। विवेक, अब तो साफ हो गया कि यहां पर साफ साफ कनेक्शन है। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के नाम पर पालघर में कितने सालों से भड़काया जा रहा था, आप खुद इस बात को जानते हैं। क्या डिफेंस देंगे? उसके बाद मैं शाजिया के पास जाऊंगा। नहीं, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है। हाँ, इस देश में गरीबी एक समस्या है। सब कुछ शांति से, हत्या शांति से हो गई। विवेक, आप जरा सुनिए। आपने विवेक श्रीवास्तव, हत्या शांति से हो गई, बिल्कुल शांति से हत्या हो गई 3 लोगों की। नहीं, अब आप बोलेंगे या मैं बोलूं? एक आदमी बोलिए। आप बोलिए ना, बोलिए। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हत्या बड़ी शांति से हो गई, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अब आप सुन लीजिए पहले आप। हाँ, देश की जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, मेन वामपंथी पार्टियां हैं, सभी संविधान में विश्वास करती हैं, चुनाव प्रक्रिया में विश्वास करती हैं। 35 साल बंगाल में रहे, 10 साल मणिपुर, 25 साल त्रिपुरा और अनेकों साल केरल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा विश्वास है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा के राज्य में जो इनकी बात ना माने वो अर्बन नक्सल, वो एंटी नेशनल। मोदी का मतलब देश ये बता रहे हैं। अगर आप मोदी की मुखालिफत करेंगे, बीजेपी की मुखालिफत करेंगे, तो आप कहते हैं साहब के देश के खिलाफ हैं। हत्या की निंदा सबने करी, धर्म का रंग इसको आप दे रहे हैं। इसमें धर्म कहीं से इन्वॉल्व नहीं था। इसको मैं धर्म का रंग नहीं दे रहा हूं, मैं वहां की परिस्थितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, गलत आरोप मत लगाइए। वहां की परिस्थितियों का विश्लेषण करना मेरी पत्रकारिता का धर्म है। आप इसमें बिल्कुल नहीं सर। आप तिरंगे की बात करिए कि जो 2 लोग मरे वो हमारे तिरंगे के थे, और तिरंगे के अंदर भी केसरिया रंग। नहीं, आप तिरंगा नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं भगवा, हिंदुओं पे अटैक, हिंदू संस्कृति पे अटैक, क्योंकि आप नहीं, मैं तो खुद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सांप्रदायिकता, मतलब सेक्युलरवाद का ठेका आपने ले रखा है। सेक्युलरवाद का ठेका आपने ले रखा है, हमने ले रखा है। इसीलिए खत्म हो गए पूरे देश से। 2 भारत के, इसीलिए खत्म हो गए पूरे देश से। मारे गए हैं, हमें उसका सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। जनता दे चुकी है, मैं क्या बोलूं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती विवेक श्रीवास्तव, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 2004 में 65 एमपीओं के साथ, 2004 में 65 एमपीओं के साथ जब सरकार को हमारा समर्थन था, तो आपके जैसे पत्रकार हमारे भी आगे पीछे थे। तो मुझे अपनी जस्टिफिकेशन मत दीजिए। हम फिर आएंगे, हम हैं और हम कहीं नहीं। चलिए ठीक है,
मैं सीधे चलता हूं विवेक विराट जी के पास। विवेक विराट जी, मैं लगातार खुलासे कर रहा हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हो गया। दीपक जी, ये इन सब की मिली भगत है। वो दूसरे को कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही मानता है। तो ये जितने भी लोग हैं जो मिले हुए हैं पालघर के 2 संतों की हत्या पे, जिसको मैं कहता हूं और आपके चैनल पे ही मैं बोलता हूं कि ये 2 संतों की हत्या नहीं है, सनातन संस्कृति की हत्या है, ये भारतीय संस्कृति की हत्या है। अभी विवेक श्रीवास्तव ये बोल रहे थे कि हम तो इस देश के चुनाव को मानते हैं, इस देश के कानून को मानते हैं। ये कैसे इंसान है जो इस देश के कानून को मानते हैं? दिखाते तो हैं कि मैं इस देश के कानून को मानता हूं, परंतु इनका आधार तो मार्क्सवाद है। ये तो मार्क्सवाद को मानने वाले लोग हैं। अगर ये मार्क्सवाद को मानते हैं तो इस देश को कैसे मानते हैं? इस देश की संस्कृति को कैसे मानते हैं? अगर इस देश की सनातन संस्कृति को ये मानते हैं तो उन 2 संतों की हत्या, जिसमें एक 70 वर्ष के बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग की हत्या पे और जिस दरिंदगी की तरह उनको मारा गया पुलिस प्रशासन की मिली भगत से, तो इनका भी खून खोल जाता। अगर ये इस देश की सनातन संस्कृति को मानते, परंतु इस देश की सनातन संस्कृति को नहीं मानते। विवेक जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक मिनट विवेक जी सुन लीजिए, मैं आपका बताऊंगा। जहां से ये विदेशी चंदा लेते हैं और विदेशी चंदा लेके यहाँ के भोले भाले गरीब मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं, उनको क्रिश्चियनिटी में तब्दील करते हैं, यानी कि उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये तो वो लोग हैं और कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, इस देश के कानून को मानते हैं। अरे ये तो दोगले किस्म के लोग हैं। ये कहीं ना कहीं खुद जैसे हैं वैसा ही दूसरे को समझते हैं, इसलिए आपको गलत ठहरा रहे हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपने जो भांडा फोड़ किया दीपक जी, ये पूरी देश देख रहा है और इनको नंगा किया इस पूरे देश ने देखा है कि ये किस तरह के लोग हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पे जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है, उस समय पे 400-500 की संख्या में कैसे लोग एकत्रित हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन के सामने डंडों से मार मार के कैसे हत्या कर दी जाती है। ये सब कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, मिली भगत है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, ऐसे लोगों को फांसी की सजा, और जो इसके पीछे है, जो षड्यंत्र के पीछे है, उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इनको मारा है, संतों को मारा है। विवेक जी, एक तथ्य मैं आपको आज और बताना चाहता हूं। दूसरे की रोटी खाते हैं, हमारे घर में रहते हुए दूसरों के थाली में छेद करते हैं। मैं एक तथ्य और बताना चाहता हूं पूरे पैनल के सामने। 300 लोग अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं। 400 लोगों ने मारा है। जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ, तो 125 लोग पकड़े भी गए हैं। 125 लोग 300 कहां गायब है? 300 कहां गायब है? 15 दिन के बाद 300 कहां गायब है? विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट भी दिया है, ऐसा नहीं है। अब इनके विराट जी के हिसाब से सरकार थोड़ी ना चलेगी। हाँ, इन्होंने तो सबको ही दंगाई घोषित कर दिया, हिंदू संस्कृति ले आई, सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ठीक है विवेक जी, आपको लग रहा है सांप्रदायिक, आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। मेरे पैनल में कोई कुछ भी बोल सकता है। सीधे चलता हूँ शाजिया के पास। ये क्यों कह रहे हैं सांप्रदायिक है? तो यानी कि हम लोग सवाल भी ना उठाएं, ये भी ना पूछे कि बाकी 300 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी ना पूछा जाए कि इतने संगीन इल्जामात के बावजूद उनको बेल क्यों दी गई है, ये भी नहीं पूछा जाए कि इतनी देर में क्यों ट्रांसफर हुआ और सख्त जो एफआईआर होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई, ये भी नहीं पूछा जाए कि सीबीआई जांच इसमें जल्द से जल्द कराई जाए। क्यों नहीं पूछे जाए सवाल? किसने बेल की है, उनका क्या ताल्लुक है? सोनिया गांधी की जो निजी कैबिनेट थी एनएसी, उसका क्या ताल्लुक था इस पूरे वाकये से? जल, जमीन और जंगल की जो बात करते आए हैं, जो गुहार लगाते हैं, जो LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के पूरी तरह से पैरोकार रहे हैं, वो क्यों इसमें शामिल हैं? आप बताइए। और बताइए आपका क्यों नहीं दिल पसीजता? आप बताइए क्यों नहीं एडिटोरियल्स भरे होते? आप बताइए क्यों नहीं पूरी अवार्ड वापसी ब्रिगेड कुछ बोल रही है? आप बताइए क्यों आप लोग सब खुश बैठे, चुपचाप बैठे हैं, खामोश? अफसोस नहीं हो रहा आपको? इतनी बड़ी चीज हुई है और पुलिस की मौजूदगी में हुई है। जितनी भी मॉब लिंचिंग्स हुई है हमारे देश में और कई बार हुई है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, दलित भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के द्वारा इस ऐसी चीज को कारगर किया गया हो। तो कितनी विवेक जी जवाब लूंगा आपका। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, इसके बाद सनी और नंदिनी जी के पास जाऊंगा। ब्रेक के लिए